हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडेक्स जुडिशरी। झारखंड एपीओ मेंस जिसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने आई होप स्टार्ट कर दी है। हम आपके साथ पीवाईक्यू लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 2018 के पेपर्स हमारी इस लेक्चर सीरीज में इन्वॉल्व हैं। अब तक हमने हिंदी, इंग्लिश और जीएस का पेपर आपके साथ डिटेल डिस्कस किया हुआ है। इसी लेक्चर सीरीज में आज हमारा जो पेपर होगा वो होगा निबंध यानी कि एसे राइटिंग। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर पेपर में एसेस कैसे आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, इसका वेटेज क्या होगा और एक अच्छा एसे लिखने के लिए हमें क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो ये क्योंकि आपके क्वालिफाइंग नहीं है, इसके मार्क्स ऐड होते हैं, तो जितने अच्छे आप इसमें मार्क्स फैच कर सकते हो उतना बढ़िया आपका मेरिट इम्प्रूव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो ये 100 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पूरा घंटे जो दिए जाएंगे वो 3 घंटे दिए जाएंगे, यानी पूरा आपके पास प्रॉपर टाइम होता है। ऐसे में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि इसमें आपके जो एसेज आते हैं वो 2 आते हैं, यानी एक 50 मार्क्स का और फिर एक और 50 मार्क्स का। अभी जो 2 आते हैं आप इसमें देख भी रहोगे पेपर में कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एसेज का ग्रुप दिया है जिसमें से आपको एक चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें एसेज दिए गए हैं इसमें से भी आपको एक एसे करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट क्वेश्चंस में? जो प्रश्न नंबर 1 है यानी क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर जो आपको एसे लिखना है वो आपको लीगल अप्रोच में लिखना है और जो दूसरा आपका एसे होगा वो सोशल अप्रोच पे होगा। तो इसका मतलब कि आपका लीगल, एक आपका हो गया लीगल एसे, यानी इसमें आपकी क्या टेस्टिंग होगी, नॉलेज ऑफ लॉ, और दूसरा आपको कंटेम्प्रेरी इश्यूज, सोशल इश्यूज पर आपकी कितनी नॉलेज है, किस तरीके के ओपिनियन आप इस पर प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सोशल एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर भी आपसे इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 2 तरीके के एसेज आ रहे हैं। एक और बात यह है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी में लिखनी है, देवनागरी में। आपको एक अच्छा सा एसे लीगल पे और सोशल पे 2 एसेज लिखना है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी लैंग्वेज को इंग्लिश में रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक बातें कर ली। अब हम देखते हैं कि ऐसे पूछे कैसे गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, आपको 1 2 3 4 टोटल कितने एसेज के टॉपिक दिए गए, 4, और इनमें से आपको लिखना कितने हैं, ओनली 1। तो इट्स मीन इस पेपर में बड़ी अच्छी बात यह है कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें आपको सबसे अच्छा टॉपिक तैयार हो उस पर आपको एक एसे लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एसे दिया गया है, विमेन कमीशन, हाउ फार इज इट यूजफुल, है ना। और अगर हिंदी में बात करें तो महिला आयोग कितना कारगर हुआ है। तो इस टॉपिक को आप देख रहे हो, ये टॉपिक आपको लीगल अप्रोच के साथ लिखना है। इट्स मीन आपको अपनी लीगल इंफॉर्मेशन इसमें रिफ्लेक्ट करानी होगी। दूसरा आप ऐसे देखो, बहुत ही जनरल टॉपिक लिया है इन्होंने 2018 में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, यूजेस एंड एब्यूजेस, है ना, यानी जनहित याचिकाएं, उपयोग एवं दुरुपयोग। तीसरा ऑप्शन इन्होंने आपके लिए चूज किया था, द वर्किंग ऑफ लोक अदालत, लोक अदालत की कार्यशैली। द लास्ट वन इसमें था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट्स चैलेंजेस। ठीक है, यानी भारतीय चुनाव आयोग और उसकी चुनौतियां। तो ये आपको 4 लीगल टॉपिक पे एसेस दिए गए थे टाइटल, इसमें से आपको एक चूज करना था। अब हम इसी पर ही बात करते हैं कि सपोज आपको अगर इसमें से कोई एसे मिला होता तो अच्छा एसे आप कैसे लिखते। ठीक है, चलो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करेंगे, कुछ नोट्स देखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहे हो, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, हाउ टू राइट लीगल एसे। तो ऑल्दो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक कि सिर्फ अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हो तभी आपको काम आएगा। आप किसी भी स्टेट में जुडिशरी का भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एक अच्छा एसे लिखने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए आप इसे किस पे लिखने जा रहे हो, एसे लिखने जा रहे हो आप लीगल पे।
लीगल मतलब आपको अपनी लीगल अप्रोच रिफ्लेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको जो पहला रूल स्टूडेंट फॉलो करना है ऐसे लिखने में, वो है अंडरस्टैंड व्हाट एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों कि जब भी आप एक अच्छा ऐसे लिखना चाहते हो तो एक बार आप थोड़ी देर के लिए ये ज़रूर सोचो कि जो कंटेंट आप ऐसे में लिख रहे हो और एग्जामिनर के पास जब वो जाएगा तो वो जिस एक्सपेक्टेशन से आपको टाइटल दिया गया है उसी एक्सपेक्टेशन में आपका इवेल्युएट किया जाएगा। तो एक बार एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच ज़रूर देखें कि आप क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है आपसे। वो एक लाइन का टाइटल ज़रूर है स्टूडेंट, बट वो एक लाइन का टाइटल, एक सेंटेंस का टाइटल आपको एक्चुअल में बताना चाहता है कि क्या पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने क्या देखा, विमेन कमीशन हाउ फॉर इट इज़ यूजफुल, यानी विमेन कमीशन कितना कारगर है। अब जब आप इसको एक दो बार इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि एग्जामिनर आपसे सिर्फ विमेन कमीशन की बात नहीं कर रहा या विमेन कमीशन की अच्छाइयाँ और बुराइयों पर डिस्कशन नहीं करा रहा। एग्जामिनर आपसे चाहता है उसकी यूटिलिटी बताना। इसका मेन जो फोकस आइडिया क्या होना चाहिए, यूटिलिटी ऑफ विमेन कमीशन। तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए हमें अपना ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे ही टॉपिक देखा आपको लगा ओके ये तो हमारे लिए बहुत इजी टॉपिक है या बहुत वेल नोन टॉपिक है। नहीं, टॉपिक को पूरा पढ़ें और एक्सपेक्टेशन देखें कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बेसिक सी बात है। सेकेंडली, जब आप ऐसे लिखने जा रहे हो तो शुरुआत में पहले ही आप देख लो स्टूडेंट, ये जो लीगल ऐसे होता है इसके अपने डूज एंड डोंट्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। इसमें आपको लीगल थिंकिंग रिफ्लेक्ट करानी है। लगना चाहिए कि आप एज अ लॉ स्टूडेंट हो और उस पर्टिकुलर टाइटल पे अपनी लीगल इन्फॉर्मेशन को उस कंटेंट में ज़रूर डालें। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेजेस यूज़ कर लेते हैं, इडियम फ्रेजेस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या बहुत अगर अच्छे से इंग्लिश के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके उनको लगता है कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखो, एज सिंपल एज यू कैन, करेक्ट लिखो, एरर नहीं होना चाहिए, तो आप इसको कर सकते हो। कोई ऑर्नामेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती, नॉट नेसेसरी, ठीक है। और ये कैसा है आपका लीगल ऐसे। तो ये तो हमारा पहला रूल हो गया। आप ऐसे लिख रहे हो लीगल पर तो ऑलवेज रिमेंबर एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जामिनर देखो, लैंग्वेज हमेशा कैसी रखो, लीगल अप्रोच में रखिए, ठीक है। चलो, दूसरा जो रूल है वो है टॉपिक सिलेक्शन स्ट्रेटजी। ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि आप झारखंड के लिए लिख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल आपको 4 ऑप्शंस दिए गए ना यहाँ पर। अब रैंडमली कोई भी टॉपिक पर आप ऐसे लिखना शुरू कर दो, इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया, राइट। ऐसे नहीं करना है आपको। पहले जितने भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उसको बहुत ग्रेजुअली आराम से पढ़िए, समझिए और ये देखिए कि इन चारों में से कौन सा वो टॉपिक होगा जिसमें मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, जिसमें मेरे पास ज़्यादा कंटेंट है, ज़्यादा ऑथेंटिक नॉलेज है और आजकल बर्निंग टॉपिक है जिसमें हम लेटेस्ट लीगल नॉलेज भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। देखने में हमें लगता है कि ओके ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत जनरल बात है, बट यही जनरल बात आपको मास्टर स्कोर कराएगी अगर आपने वो टॉपिक चूज करा जिसमें आप बेस्ट परफॉर्म कर पाए हो, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप ये भी देखिए कि मैंने जो टॉपिक चूज करा है उस पर मैं कितना तैयार हूँ, कितना रेडी हूँ, बेस्ट परफॉर्म किस में करूँगी। चलिए, आपने टॉपिक सिलेक्शन कर लिया, लीगल अप्रोच को ध्यान रखते हुए एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। अब एक अच्छा ऐसे लिखने में एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी आपका जो ऐसे होगा उसका स्ट्रक्चर वेल प्लान्ड होना चाहिए। ऐसे जो सेंटेंस आते जा रहे हैं वन बाय वन आप उसको फिल करते जा रहे हो, नो, इट इज़ नॉट द करेक्ट वे। इसमें आपको करना क्या है, हर ऐसे जो भी एक परफेक्ट ऐसे आप लिखना चाहते हो, आपको पता है कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, नो डाउट एट ऑल। सबसे पहले आपको परिचय देना होता है, इस जो आपका टाइटल है, यानी आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन किसका दोगे, जो टाइटल आपको दिया है ऐसे में उसको इंट्रोड्यूस करिए, है ना। इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि आप बताइए कि आपका इंट्रोडक्शन ये बात शो कर जाए कि आप समझ चुके हो कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं वही एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगी जो दिया गया है, पहला वाला
विमेन कमीशन, हाउ फार इज इट यूजफुल। आप जैसे सपोज करो अगर आप 1000 शब्दों का ऐसे लिख रहे हो, है ना, तो 10 से 15% आप इंट्रोडक्शन को दीजिए। अब 10 से 15% का मतलब क्या हो गया कि अराउंड आपको 100 शब्द या 100 से लेकर 150 शब्दों का यूज करना है। आपको अराउंड 10-12 लाइनों का इंट्रोडक्शन आपको देना ही होगा। समझ रहे हो ना, आपने इंट्रोडक्शन देना है। अभी जो इंट्रोडक्शन है इसमें आपके कभी मन में आता है कि मुझे लिखना क्या चाहिए, क्या मैं इससे लिखूं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो आपको अगर कोई कोटेशन याद आ रहा है, कोई स्टेटमेंट याद आ रहा है किसी ज्यूरिस्ट का या किसी सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्डिक्ट में किसी बात को कहा गया है, या किसी थिंकर का कोई कोटेशन है ना, तो उस कोटेशन को डालो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोटेशन किसी थिंकर का आ रहा है, या कोई इवन आप एक श्लोक भी डाल सकते हो। जैसे ये विमेन कमीशन की बात कर रहा है तो आपको पता है कि यत्र नारी रमन्ते तत्र नमन्ते देवता। तो ये बेसिक क्या है, आपने इंग्लिश में या हिंदी में जब आप श्लोक से शुरू करते हो तो समझ में आता है, या कोटेशन से शुरू करते हो तो समझ आता है कि विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, विमेन कमीशन की बात हो रही है, विमेन की बात हो रही है, तो विमेन के सिग्निफिकेंस के बारे में आप एक कोटेशन डाल दीजिए। ठीक है, JL नेहरू का ये बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है, उनका भी आप लिख सकते हो। किल्टन, हिलेरी किल्टन है, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दिया है। एनीवन यू कैन चूज, बट आप वहां से इंट्रो स्टार्ट करो। तो आपने कोटेशन लिख दिया, आपने स्टार्ट कर दिया। देन जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल विमेन कमीशन है ना, यहाँ पर विमेन कमीशन को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। विमेन कमीशन क्या है, विमेन कमीशन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, कितने तरीके के विमेन कमीशन इंडिया में काम करते हैं, और इंटरनेशनली फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसमें जो कि यूएनओ का ऑर्गन है, अगर यूएनओ की तरफ से विमेन कमीशन के फॉर्मेशन पर कुछ भी स्टेप लिए गए थे, या फिर सीडॉ हो गया, मतलब इंटरनेशनली अगर कुछ विमेन कमीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप ब्रीफ में इंट्रोडक्शन पार्ट में डाल सकते हो। क्योंकि इंट्रोडक्शन एग्जामिनर जब पढ़ता है तो उसे समझ आता है कि आपकी अप्रोच बहुत सिस्टमैटिक है, वेल प्लान्ड आपकी इंफॉर्मेशन है, और थोड़ा ग्लोबल अप्रोच लेके आप चल रहे हो, लीगल प्लस ग्लोबल। ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन बना दिया। अब इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एसे में, अच्छा एसे लिखने के लिए, वो होता है कोर बॉडी, यानी कि इसको आप मेन बॉडी कहते हो। अब मेन बॉडी आपका हार्ट एंड सोल है एसे का, तो इट्स मीन सबसे ज़्यादा हमें फोकस क्या करना है, कोर बॉडी पर। ये 65 to 70% जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन और कंटेंट है अपने एसे के टॉपिक पर, वो आपने इसी में डालनी है ना। अब जो मेन बॉडी होती है वो उसमें एक पैराज नहीं होते, आपने डिफरेंट सेपरेट पैराज में इस इंफॉर्मेशन को डाल दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि हम विमेन कमीशन की बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में आपने विमेन कमीशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब कोर बॉडी में आप बताइए कि विमेन कमीशन कैसे होते हैं, इंडिया में विमेन कमीशन किन लीगल प्रोविजंस के अंतर्गत फॉर्म किए गए हैं, है ना। कोई लेजिस्लेटिव स्टेप भी आप इसमें डाल सकते हो, स्टेट विमेन कमीशन, नेशनल विमेन कमीशन, और इससे रिलेटेड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, इसकी यूटिलिटी, इसके प्रॉस एंड इसके कॉन्स। यानी अब तक विमेन कमीशन ने जो जो अचीव किया है विमेन ग्रोथ में, और अब तक इसकी तरफ से जो पॉजिटिव स्टेप लिए गए हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम विमेन कमीशन की बात करें तो हमारे कई सारे ऐसे लॉज बने हैं जो जितने भी विमेन से रिलेटेड विमेन सेंट्रिक अप्रोच है वो इनकी वजह से आई। फॉर एग्जांपल हम आईपीसी पढ़ते हैं ना, उसमें 498A क्रूएलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड लॉ, पॉश से रिलेटेड लॉ, ये जितने भी विमेन से रिलेटेड, विमेन सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी लीगल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, इसमें विमेन कमीशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप इसको भी इसमें डालिए, है ना, क्योंकि आप लीगल लिख रहे हो ना, तो आपको वो लॉज भी बताने होते हैं जिन लॉज ने इस पे इफेक्ट किया है या जिन लॉज पर इसका इफेक्ट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको 10 to 15% लिखना होता है, क्योंकि आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर चुके हो, उसके बारे में प्रॉस कॉन्स सब कुछ डिटेल डिस्कस कर चुके हो। अब आता है आपका कंक्लूजन। जब भी कंक्लूजन लिखे स्टूडेंट लीगल अप्रोच में, ध्यान रखें कि आपका कंक्लूजन
पहली बात तो समराइज करें आपके टॉपिक को, और दूसरी बात है थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच लेकर बनाया। ऑल राइट, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन में। आपने जो भी आपके, अगर आपको कोई केस सुप्रीम कोर्ट का याद आ रहा हो वो केस भी आप डाल सकते हो। कोई लॉ कमीशन की कोई रिपोर्ट आई है इस पर, उस पर भी आप डाल सकते हो। तो कंक्लूजन आपने डाल दिया। अब कंक्लूजन में बेसिकली होता क्या है, आप देख रहे हो ना, समराइज करने होते हैं सारे पॉइंट्स, क्योंकि आप इतना बड़ा एसे लिख चुके हो। तो कंक्लूजन में कहीं ना कहीं आपको पैकअप करना है ना, समराइज करना है। इसके बाद थोड़े से रिफॉर्म्स बताइए, आप अपनी सजेशन ज़रूर बताइए। एक अच्छा एसे लिखने में आपको अपनी ओपिनियन तो रखनी होगी। फ्यूचर पॉजिटिव अप्रोच बताइए कि भविष्य में क्या और हो सकता है, विमेन कमीशन में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, विमेन कमीशन को और स्ट्रेंथन बनाने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। एंड लास्टली जो आप फाइनलाइज करिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्टिमिज्म, यानी कि एंड किससे करेंगे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है इस टॉपिक को लेकर, उससे आप इसको एंड कर देंगे, है ना। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट और बताइए कि क्या रूल फॉलो करेंगे। तो देखिए, आप एक अच्छा ऐसे लिख रहे हो, लैंग्वेज का रोल तो है इम्पोर्टेंट। ज़रूरी है कि आप चाहे हिंदी में ऐसे लिख रहे हो या आप इंग्लिश में लिख रहे हो, दोनों में ही जिसमें भी लिखें आपकी लैंग्वेज सटीक होनी चाहिए। बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ मत करिए, सिंपल यूज़ करिए, अंडरस्टैंडेबल यूज़ करिए, लेकिन सटीक यूज़ करिए, सही शब्दों का यूज़ करिए, है ना। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो एक कोई साधारण बोलचाल वाली जो हमारी भाषा होती है उसका नहीं प्रयोग करना है आपको। इंग्लिश में लिख रहे हो तो जो प्रोफेशनल इंग्लिश होती है, जिसमें हम ग्रामर को बहुत हाईलाइट करते हैं, ग्रामर मिस्टेक नहीं होने चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज का आप यूज़ करें, है ना। तो स्टाइल कैसी हो, अब एग्जाम्पल अगर स्टाइल की बात करें तो वही सिंपल स्टाइल यूज़ करिए। ज़्यादा लंबे सेंटेंस नहीं यूज़ करने हैं कि आपका एक सेंटेंस 2-3 लाइन के बाद ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं। छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करिए, फुल स्टॉप प्रॉपरली लगाइए, ऑर्गेनाइज्ड हो, फ्लो दिखना चाहिए कि अगर जब आप लैंग्वेज को पढ़ते हो तो एक फ्लो दिखना चाहिए, है ना। ऐसे एक सीरीज़, ये नहीं कि अभी आपने विमेन कमीशन के बारे में लिखा, फर्स्ट लाइन में लिखा उसकी यूटिलिटी एंड देन आपने उसको क्रिटिसाइज़ किया, फिर नेक्स्ट लाइन में आप इंटरनेशनल बात करने लगे, ऐसा नहीं है, फ्लो दिखना चाहिए। तो ये हमारी लैंग्वेज और स्टाइल के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट चीज़ होती है कि ऐसे लिख रहे हो, कई सारे पैराज आएंगे उसमें, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी है, कंक्लूजन है, तो इसमें ना आप सेपरेट पैराज पर ज़रूर ध्यान दें। बहुत प्रॉपर मार्जिन लेते हुए पेज में आप कई सारे पैराज में अपना कंटेंट लिखिए, क्योंकि एक साथ जो बड़ा सा पैराग्राफ लिखा होगा कभी कभी एग्जामिनर के लिए उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे से पैराग्राफ्स 5 to 7 लाइन्स, 10 लाइन्स का पैरा बनाइए, तो सेपरेट पैराग्राफ्स रखिए। हेडिंग्स की बात कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं कि हेडिंग्स डालनी है कि नहीं है, तो क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हेडिंग्स मत डालो, ठीक है। चाहो तो आप कैप्स में, कैपिटल में अपना पॉइंट लिख सकते हो, बट कोशिश करें कि जब आप पैराज चेंज करते हो ना, तो आपकी फर्स्ट बिगिनिंग पैरा की जो लाइन होती है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देती है कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है कि क्या हमें लीगल ऐसे लिख रहे हैं, हमें केस लॉज लिखने चाहिए, बिल्कुल लिखना है। आप केस लॉज तो डालेंगे ही, लेकिन कितने केसेस डालेंगे। अब सपोज करिए अगर आपसे ऐसे आ जाता राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, तो उसमें तो आपके पास कितने सारे ऐसे केस लॉज हैं, तो क्या आप सब लिख दोगे, नहीं ना। 8-10 केस लॉज लिखने की तो ज़रूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स आप 2 या 3 केसेस लेंगे। ज़रूरी भी नहीं है कि आप 3 लो, अब अगर आपको एक केस आता है तो ठीक है, फाइन, लेकिन 3 से ज़्यादा मत लिखो, 5, 6, 7 कोई मतलब नहीं है। केसेस कम लिखो, लेकिन कोशिश करो जो भी आप केस अपने लीगल एसे में रिफ़र कर रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का होगा, है ना। ऐसे नहीं है कि आपने कोई भी ऐसा केस रेफ़र कर दिया जो भी नॉर्मली हमें पता नहीं होता, और एग्जामिनर भी इतना इम्फेसाइज करके रिसर्च करने वाला नहीं है कि आपने किस पर्टिकुलर केस को यहाँ रेफ़र किया है। अगर एक अच्छा लैंडमार्क जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट होता है तो एग्जामिनर उससे इम्प्रेस होकर आपको कुछ बोनस मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो केस लॉज भी आपको रेफ़र करने हैं। अगर आप विमेन कमीशन की बात करो तो अगर कोई केस ऐसा आपको आता हो जिसमें विमेन कमीशन की यूटिलिटी के बारे में बात की गई हो तो आप उसे कोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। अक्सर हम जब लीगल ऐसे लिखते हैं ना स्टूडेंट,
तो कुछ जनरल मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली सभी स्टूडेंट से हो ही जाती हैं बाय मिस्टेक, हमें वो नहीं करनी क्योंकि हमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। पहला मिस्टेक, अक्सर हम ऐसे को ऐसे के तरीके रखते हैं, एसेज है तो कोई भी ऐसे हो हम उसको नॉर्मल लिखते हैं, नहीं, जो जीएस स्टाइल पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करना। क्योंकि जीएस में क्या होता है, क्योंकि अगर आपने कॉम्पिटिशन्स दिए हैं, अगर आपने स्टेट पीएससी दिया है या यूपीएससी के आपने पैटर्न देखा है, वहाँ पर कभी कभी स्टोरी टेलिंग शुरू हो जाती है ना, कभी कभी पूरा बैकग्राउंड बनाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं करना है, स्टोरी टेलिंग नहीं करनी है, बिल्कुल टू द पॉइंट लीगल अप्रोच के साथ अपने इसे को फॉर्म करना है, नो जीएस स्टाइल, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, हम लीगल ऐसे लिख रहे हैं और कोई भी लीगल प्रोविजंस नहीं डाल रहे, ये तो गलत हो गया, जस्टिफाई कैसे करोगे। तो अगर आप लीगल ऐसे लिख रहे हो तो चाहे आपको सेक्शंस याद ना आए, आर्टिकल्स याद ना आए, लेकिन एटलीस्ट कोई स्टैट्यूटरी लॉ ज़रूर रिफ़र करें जो आपके लीगल टॉपिक से कनेक्टेड हो, है ना। अब जैसे विमेन कमीशन की बात करी आपने, तो विमेन कमीशन की यूटिलिटी पे आप डीवी एक्ट ज़रूर रिफ़र करें, बिकॉज डीवी एक्ट के फॉर्म होने में या पॉश को फॉर्म होने में, है ना, या फिर आपका 498A ऑफ आईपीसी फॉर्म होने में विमेन कमीशन का इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसलिए आप उसको डालें। विशाखा जजमेंट इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप डाल सकते हो। कभी भी आर्टिकल नहीं याद आ रहे स्टूडेंट तो मत लिखो, बट कभी भी रॉन्ग आर्टिकल्स नहीं लिखो, इससे ना बहुत नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। इसके बाद कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है कि हम ऐसे लिख रहे हैं लीगल अप्रोच पे तो उसमें कंक्लूजन की ज़रूरत नहीं है। नो, कंक्लूजन तो आपको देना ही होगा, लीगल है तो भी आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए वे फॉरवर्ड देना है, ठीक है। तो ये था हमारा हाउ टू राइट एसे ऑन लीगल टॉपिक। अब हम बात क्या करेंगे, हाउ टू राइट एसे ऑन सोशल टॉपिक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके के सोशल एसेज 2018 में पूछे गए। इसमें पहला एसे स्टूडेंट पूछा था इंडियन लेबरर, भारतीय मजदूर। दूसरा आपसे पूछा वाटर कंजर्वेशन नीड ऑफ द आवर, जल संरक्षण समय की मांग। देखिए सोशल इशू है ना, जल संरक्षण। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, जनसंख्या की अभिवृद्धि एवं भारतवर्ष पर इसका प्रभाव। एक और इन्होंने दिया है विमेन एम्पावरमेंट। अब देखिए इसी में यहाँ पे एक छोटी सी बात आपसे बताऊँ, जैसे विमेन एम्पावरमेंट है ना, यहाँ पर अगर ये लीगल टॉपिक में दिया होता तो हम बहुत सारे लीगल प्रोविजंस डालते, बट ये सोशल इशू में दिया है तो हम विमेन एम्पावरमेंट में जो भी सोशल डायमेंशन जितनी हो सकती हैं उतनी हम यहाँ पर डालेंगे। तो ये हमारे 4 टॉपिक थे, एक सोशल का टॉपिक चूज करना है, 50 नंबर का एसे आएगा। चलिए देखते हैं एक सोशल एसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे कुछ रूल्स होते हैं, लीगल टॉपिक के हमने रूल्स समझ लिए हैं, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ कॉमन रूल्स होंगे जो मैं आपसे एक साथ डिस्कस कर दूंगी लास्ट में। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सोशल इश्यूज है, 4 टॉपिक्स मिल रहे हैं स्टूडेंट, तो प्लीज़ रिमेंबर सबसे पहले हमें क्या देखना है, स्प्रिट एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या होगी। अब देखो सोशल टॉपिक है तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जो भी टॉपिक आप चूज़ करो उसमें करंट जो एलिमेंट है वो ज़रूर डालो, है ना। इससे पता चलता है कि आप बहुत ही अप टू डेट हो, आपने रीसेंट इश्यूज़ पर अच्छी नॉलेज इकट्ठा की है ना। एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ऐसे सोशल में एक फंडा होता है, एक फॉर्मेट होता है, कॉज इफेक्ट एंड सॉल्यूशन। इसका मतलब जो भी सोशल इश्यूज पर आप टॉपिक लिख रहे हो, एक पहली अप्रोच क्या होगी, आप कॉजेज पता करोगे, यानी क्या कारण है इस सोशल इश्यूज के। इसके बाद दूसरी अप्रोच आप फॉलो करोगे कि जो भी सोशल इश्यूज है इनका इफेक्ट समाज में क्या होगा, समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट भी ज़रूर बताएंगे। इसके बाद जो फाइनलाइज आप एंड करोगे ऐसे इशू को, उसमें होता है सॉल्यूशन ज़रूर देना होता है। तो सोशल इश्यूज में हमारी क्या थ्योरी होती है, कॉज इफेक्ट एंड सॉल्यूशन, इसी डायरेक्शन में ही हमें इसे लिखना होता है। इसके बाद आप बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करें, इसमें ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करना है, ज़्यादा अप्रिशिएट भी नहीं करना है, कोई बहुत ज़्यादा नॉन आइडियोलॉजिकल अप्रोच भी आपको रखनी पड़ती है, यानी बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म को इफेक्ट नहीं डालना, ठीक है। नो इमोशंस, नो एक्टिविज्म, इमोशनली बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, अप टू मार्क रहना है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए।
दूसरी बात वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई थी लीगल टॉपिक में भी, टॉपिक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक सिलेक्शन जब भी करो स्टूडेंट, पहले अपने माइंड में क्लैरिटी कर लीजिए कि जो मैं टॉपिक चूज़ कर रही हूँ उसके लिए मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि देखो आप सोशल लिख रहे हो तो आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए कि जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल डायमेंशन में आपको काम करना होता है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर आपसे विमेन एम्पावरमेंट पूछ दिया तो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखते चले जा रहे हो आप, नहीं। विमेन एम्पावरमेंट लिख रहे हो तो उसके मल्टीपल डायमेंशंस भी आपको देखने पड़ेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट के क्या यूटिलिटी है, क्या ज़रूरत है, क्या परेशानियां हैं, हर्डल्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, है ना। विमेन एम्पावरमेंट का किस तरीके से हम अपने देश के स्तर से इसको देख सकते हैं, सारी चीज़ें। साथ ही साथ आप सोशल लिख रहे हो तो संविधान में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, गवर्नेंस सिस्टम में, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना। हाई स्कोरिंग थीम्स लीजिए, कोशिश करिए कि वही थीम आप चूज़ करो जिस पर बहुत ज़्यादा बढ़िया टॉपिक आप चूज़ कर सकते हो। स्ट्रक्चर मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, स्ट्रक्चर आपका इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइडेड होता है। यहाँ पर ना सोशल इश्यूज में याद रखना कि इंट्रोडक्शन थोड़ा छोटा रखिएगा, है ना, 10 से 12% इंट्रोडक्शन, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट है तो आप 5, 6, 7, 8 लाइन में पहले बता दीजिए, क्योंकि आपको अभी बहुत कुछ बताना है। सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, है ना, और आपराधिक स्तर से भी जो चीज़ें हैं वो हर तरीके से, लीगल अप्रोच, सभी चीज़ें आ जाती हैं। 1 लाइन डेफिनेशंस दे दीजिए, बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो सोशल इश्यूज़ पे लिख रहे हो, जैसे अगर आप ग्लोबल वार्मिंग पे लिख रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लिख रहे हो, प्रदूषण पे लिख रहे हो, जो भी लिखो उसकी डेफिनेशन ज़रूर दीजिए, छोटी सी सही लेकिन डेफिनेशन ज़रूर दीजिए। स्टोरी टेलिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा कोट्स नहीं लिखने हैं, और आपकी बॉडी 70% की एसेस की होनी चाहिए, बाकी आपका बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, मैंने जैसे कहा था ना डिफरेंट डायमेंशंस होने चाहिए, तो जैसे विमेन एम्पावरमेंट लिख रहे हो तो अब प्राचीन काल में चले जाइए, एंशियंट हिस्ट्री में, वहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट में किस तरीके की चीज़ें थी, मिडवेल में क्या स्थिति हुई, ब्रिटिश के टाइम पर विमेन की क्या स्थिति हुई, प्रेजेंट टाइम में विमेन की क्या स्थिति है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले लीजिए। इकोनॉमिक क्या प्रभाव पड़ता है विमेन एम्पावरमेंट का, सोशल स्थिति क्या है, इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कैसे करेंगे। तो जो भी टॉपिक है इसका हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स भी बता दीजिए, तो ये आपका डिफरेंट डायमेंशन में काम करेगा, ठीक है। बाकी ये सारी वही चीज़ें हैं कि आपने इन्वायरमेंट पे बात करे हो तो इन्वायरमेंट पे सारी चीज़ें लिखिए। हाँ, बड़ी बात ये है कि सोशल इशू है तो थोड़ा इंटरनेशनल और गवर्नमेंट स्कीम्स पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, है ना। आप जब भी किसी सोशल इश्यूज़ पर लिखेंगे तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आपने इसमें क्या डाला है, गवर्नमेंट की स्कीम्स ज़रूर इंट्रोड्यूस की है। जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी गैप्स हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ हैं, जो भी सोशल रेसिस्टेंस हैं, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको फाइनली वे फॉरवर्ड यानी कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन भी आपका प्रभावशाली होना। सो स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं उन कॉमन रूल्स की जो इक्वली अप्लाई होते हैं सोशल और लीगल एसेस को राइट करने में। और वो रूल है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2 एसेज आपको लिखने हैं, इट्स मीन 1.5 घंटा 1.5 आवर्स एक एसे के लिए आपको दिया गया है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको एक बिगनिंग रफ आइडिया बनाना है। मैंने बिगनिंग लेक्चर में भी आपको बताया कि सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर ज़रूर बना लीजिए। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप 5 से 10 मिनट्स का टाइम कंज्यूम कर सकते हो। देन आप लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको बहुत कॉशियसली ऐसे लिखना है, ग्रामर मिस्टेक नहीं होने चाहिए, राइटिंग भी आपकी अच्छी और साफ होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर पैराग्राफिंग करो, दोनों तरफ मार्जिन प्रॉपर लीजिए, और ऐसे लिखने के बाद आप 10 मिनट का टाइम रिवीजन के लिए दीजिए। अब रिवीजन क्यों देना है, क्योंकि जब आप ऐसे को अपने पढ़ते हो जो आपने फाइनली लिख लिया है, इसमें आप ये देखो कि अगर एग्जामिनर के पास ये जाएगा तो क्या ये फाइनल प्रेजेंटेशन है आपका। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी चीज़ को अंडरलाइन नहीं करा है, किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ गए हो, मिस कर गए हो, कोई शब्द स्किप हो गया है लिखने से,
या कैपिटल और स्मॉल लेटर जैसी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। तो जो फिनिशिंग का काम होता है वो लास्ट के 10 मिनट में आप कर सकते हो और अपने एसे का फ्लो चेक कर सकते हो। इससे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपने जो भी प्रॉपर कंटेंट लिखा है वो सही ऑर्डर में लिखा है। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि क्योंकि 50 मार्क्स का है तो कोशिश करें 1000 वर्ड्स का लिखे। यहाँ पर मैंने आपको 600 टू 700 वर्ड्स का बोला है। ये एक एवरेज एसे की बात है, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका 800 से लेकर 1000 तक का रेशियो चला जाए। ठीक है, तो एक अच्छा बेस्ट एसे के लिए कंटेंट जो है आपका कितना होना चाहिए, 800 से 1000 के बीच के शब्दों का यूज़ करें। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें आपका कंप्लीट कंटेंट भी आ जाएगा और एक सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी बात हो गई एसे राइटिंग पर। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। हमने पेपर 3 डिस्कस किया है, कैसे आपको एक अच्छा एसे लिखना है। इन सारे रूल्स को फॉलो करिए स्टूडेंट। और अगर आप चाहते हो अपना एसे लिखना तो दिए गए टॉपिक में से किसी भी टॉपिक पर अपना एसे लिख सकते हो, इन रूल्स को फॉलो करते हुए अच्छे कंटेंट के साथ। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू या हमारी टीम के थ्रू आपका एसे चेक किया जाए तो अपने एसे को लिखिए प्लेन पेज पर। इसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि लिंक पर अवेलेबल है उसमें आप सेंड कर सकते हो। हमारी टीम आपको एसे चेक करके विथ फीडबैक आपको टाइम के अंदर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो हमने जैसे कि डिसाइड किया है कि आपके लिए क्रैश कोर्स बहुत जल्दी अवेलेबल करा दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी एज सच डेट नहीं आई है बिकॉज प्रीलिम का रिजल्ट अभी अवेटिंग है, तो सफिशिएंट टाइम है, बट आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, क्योंकि कंपटीशन आपका जो है ना वो हर एक स्टूडेंट से आपको आगे लेके जाएगा। यही वो टाइम है जिसमें आप प्रॉपर इम्पॉर्टेंट रूल्स, बेसिक रूल्स को तैयार करके हर चीज़ पे कमांड कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।